हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट अगर आप इसकी बुक में डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर लिखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या होती है एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी? इस बात को समझने के लिए हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं चार्जेस की। व्हाट आर द चार्जेस? तो आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस बने होते हैं वो सारे छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। और एटम कैसा होता है? एटम के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, डेंस पार्ट होता है, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो। ठीक है। और न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होता है? यहाँ पर होता है आपके पास प्रोटॉन, ठीक है, जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। और साथ में होता है आपके पास न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो कि होता है न्यूट्रल, ठीक है, नो चार्ज, जहां पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बोलो। और आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर वाली शेल्स में, ठीक है, जो बाहर फ्री स्पेस होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो लास्ट शेल होती है, सबसे लास्ट वाली शेल होती है किसी भी एटम की, उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल होती है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो यहां पर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्जेस को क्रिएट करने का रीजन होते हैं। देखो क्या होता है कि किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो एटम कैसा हो जाएगा? वो एटम हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज या कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं। और अगर किसी भी एटम से, ये एटम कौन सा होना चाहिए? न्यूट्रल एटम होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, एटम शुड बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम से अगर आप लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन देते हो, ठीक है, तो वहां पर नेगेटिव साइन इंक्रीज हो जाता है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एनायन। ठीक है, नेगेटिव आयन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं जब किसी भी न्यूट्रल एटम में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले से ही है, जितने अमाउंट में पॉजिटिव होता है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी नंबर डिस्टर्ब कर दिया, तो आपके आयन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो हमारी बेसिक बातें थी। लेकिन चार्ज को डिफाइन करने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। तो कैसे डिफाइन, ये हटा दूं, चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे ये समझते हैं। तो चार्ज को डिफाइन करने का तरीका क्या है, यहां पर लिख लेता हूं चार्ज की डेफिनेशन, कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ फंडामेंटल, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी of any substance, of any substance which exert, which exert as well as experience a force, which exert as well as experience a force when it is placed, when any other, ऐसे लिख लेते हैं, when any other, when any other charge body
चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, दोनों हो सकता है। चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी comes in its इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी बातों को समझेंगे एक एक करके। comes in its इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या मतलब है। तो पहले मैंने लिखा है चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अभी मैंने बोला कि जो भी एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे ही, प्रेजेंट तो होंगे ना इलेक्ट्रॉन। आप कहीं से क्रिएट नहीं कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट है। चार्जेस क्रिएट होने का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को या तो इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो जा रहे होंगे या आ रहे होंगे, ठीक है। प्रोटॉन तो कहीं जाता है नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, वो तो कहीं नहीं मूव करता, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अगर आ गए तो नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आपके चार्ज डेवलप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप खुद डेवलप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब ये पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एटम में या किसी भी सब्सटेंस में। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन एनी अदर चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी कम्स इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या मतलब, देखो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर कोई चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर आप इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे तो यहाँ पर रिपल्शन काम करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, पता है आपको। और अगर नेगेटिव होगा इसी तरीके से नेगेटिव भी रिपल करेगा, बोलो। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये बात आपको पता है। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि चलो यहाँ पे ये बात तो समझ में आता है, एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन एनी अदर चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी तो आ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन काम कर रहा है, कोई भी हो सकता है। और न्यूट्रल बॉडी, क्या न्यूट्रल बॉडी के लिए ये बात सही है? चलो समझते हैं। तो आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ होगा कि हम चार्जेस को डेवलप कितनी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट नहीं है बट फिर भी समझ लेते हैं कि न्यूट्रल बॉडी का कैसे यहाँ पर रोल होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी हम चार्ज बॉडी को, अब चार्जेस कैसे डेवलप हो सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, आप दो बॉडी को रब कर दो, बाय कंडक्शन, ठीक है, आप एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में ले आओ, ठीक है, और बाय इंडक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन। तो यहां पर जो न्यूट्रल बॉडी के केस में कॉन्सेप्ट आता है वो बाय इंडक्शन आता है। चलो एक बार जल्दी से समझ भी लेते हैं। देखो, तो बाय फ्रिक्शन आपने किसी भी बॉडी, अभी तो फ्रिक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किसी दो बॉडी को रब करो तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन कहीं पर चले जाएंगे, कहीं पर कमी हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कहीं पर कमी, जहां पर कमी हो जाएगी वहां पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और जहां पर चले जाएंगे वहां पर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव डेवलप होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उतनी ही तो कमी हुई होगी, बोलो ठीक बात है। तो ये बाय फ्रिक्शन आपने दो बॉडी को रब किया तो आपका चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव डेवलप हो गया, आप नेगेटिव डेवलप हो गया। बाय कंडक्शन का मतलब क्या है कि आप एक चार्ज बॉडी लाते हो, ठीक है, मान लो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी, आप किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी से, ठीक है, दूसरी न्यूट्रल बॉडी से इसको टच करा देते हो तो ये टच होके इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये बाय कंडक्शन हो गया। बाय इंडक्शन का क्या मतलब है, इसको समझो। देखो, जब आप किसी चार्ज बॉडी को, मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज बॉडी को अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, टच नहीं करते हैं, केवल पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, अब इस न्यूट्रल बॉडी में आपको पता है चार्जेस तो पहले से ही बने हैं, चार्जेस तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पॉजिटिव की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसे अट्रैक्ट करेंगे और इसके इस कोने में आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही है, लेकिन पॉजिटिव तो कहीं मूव नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके एक तरफ आ जाएंगे, वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अभी भी, और इसकी वजह से इस नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, कंपैरेटिवली, ठीक है, एक्चुअल चार्ज नहीं होता, ये कंपैरेटिवली होता है। तो ध्यान से देखो तो अभी भी बॉडी न्यूट्रल है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही है, बस इनकी शिफ्टिंग हो गई है। तो ऐसे जो चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा,
ये क्या है हमारी, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है और ये हमारी चार्ज बॉडी। फिर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जबकि ये न्यूट्रल बॉडी। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठीक है, कंघी कॉम्ब को रब किया होगा हेयर से, फिर स्मॉल पीसेस को, ठीक है, तो वो जो अट्रैक्शन था स्मॉल पीसेस में कॉम्ब की वजह से, ठीक है, रब करने की वजह से, वो यही यहाँ पर इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। चलो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं चार्जेस को हम और क्या क्या जान सकते हैं चार्जेस के बारे में। तो न्यूट्रल बॉडी कम से नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो एक बात समझो, अगर मैंने कोई चार्ज लिया हुआ है, क्या मैं दूसरे चार्ज को, एक चार्ज मेरा मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज, एक यहाँ पर चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो क्या इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। आप जैसे मैग्नेट को अगर यहाँ पर रख दो, बहुत दूर, छोटे मैग्नेट को बहुत दूर रख दो, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप उनको क्लोज लाते हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर, और वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, वैसे ही चार्जेस के पास एक फील्ड होती है, ठीक है। जब तक कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में नहीं एग्जिस्ट करेगा, जब तक दूसरा कोई चार्ज इस फील्ड तक नहीं आ जाएगा, तब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इस फील्ड को, इस रेंज को, ठीक है, किसी चार्ज के चारों तरफ के उस रेंज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहां पर किसी दूसरे चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। समझ में आ रही बात? बोलो, ठीक है, समझ में आ गया। मान लो ये अब यहां से इसको ये अट्रैक्ट या रिपल कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब देखते हैं चार्जेस के बारे में और क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं। देखो, तो चार्जेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय, चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलम, ठीक है, समझ में आ गई बात। और टोटल चार्ज की अगर बात करें, ठीक है, इसे ये तो पता चल गया ना कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी एक बॉडी से, मान लो यहाँ पर ये कोई एक बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा और उतने ही अमाउंट में यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप हुआ, टोटल चार्ज मुझे बताओ, तो क्या चीज यहाँ पर गई है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो कुछ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पर आया होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन पर जितना टोटल चार्ज बनेगा वो इस पर आ जाएगा। तो टोटल चार्ज का क्या मतलब हो रहा है कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो टोटल चार्ज को हम डिनोट कर सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है, और या तो हम टोटल चार्ज को डिनोट करते हैं q से, तो आपका q इक्वल टू हो जाएगा ne, जहां पर n इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक, दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना छोटा चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बहुत छोटा चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज होने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें यहीं पर, देखो इसको हटा दें पूरा, चलो इसको हटा देते हैं। देखो तो क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव डेवलप हुआ है, ठीक है। जितना नेगेटिव डेवलप होगा उतना ही पॉजिटिव डेवलप होगा, बस साइन का ही तो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो क्वांटिटी होगी चार्ज की वो सेम होगी।
तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा Ne, और आपने अभी बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब N इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो Q इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज आपका डेवलप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो आप ऐसे इजीली Q इक्वल टू एन ही पूछ। कभी कभी आपको टोटल चार्ज देगा, ठीक है, कि टोटल चार्ज मेरा इतना है, और आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले से ही पता होता है, नहीं पता होता आपको ये वैल्यू लर्न रखनी है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो समझ में आ रही बात? हटा दे से। तो सारी चीजों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अभी हमने बात की कि जब दो चार्जेस को हम पास लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर सके? हाँ, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कूलम्स लॉ। देखते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स लॉ क्या है। तो कूलम्स लॉ के या कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो क्या है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, प्लस या माइनस कोई भी चार्ज है, और इसकी आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इसकी आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है, ये भी प्लस और माइनस। तो अगर ये प्लस प्लस है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करेंगे। अगर बहुत दूर रखे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन क्या तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम कर सकता है। तो अगर ये सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर दोनों अपोजिट है तो क्या मतलब होगा, वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, सॉरी, अपोजिट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है, और सेम है तो रिपल्शन काम करेगा। तो कितना फोर्स लगेगा ये हमें कूलम बोलता है अकॉर्डिंग कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देखो एक बात समझो, ये तो बात समझ में आ रही होगी, जितने ज्यादा अमाउंट में चार्ज होंगे, जितने ज्यादा हैवी चार्ज होंगे, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। सीधे लॉजिकली समझो, ठीक है। तो वही कूलम्स लॉ ने बताया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन, अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, कि आपने चार्जेस कैसे लिए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लिए हैं या नेगेटिव नेगेटिव लिए हैं या पॉजिटिव नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस directly proportional to the directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of, ठीक है, to the square of separation between them, to the square of separation between them। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली या फॉर्मूले के फॉर्म में शो करें तो क्या होगा, जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब Q1, ठीक है, या आप मान लेते हो Q1 ले लिया या आपने Q2 ले लिया, ठीक है, दो चार्ज है मेरे पास, तो Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन के, मतलब इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने r डिस्टेंस लिया है तो ये r² हो जाएगा। बोलो ठीक है।
तो अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जो आपका एफ होगा वो आपका प्रोपोर्शन होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले से आप आपको अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता हो, कितने कूलम का चार्ज है, सपोज 10 कूलम और 20 कूलम, तो आप 10 और 20 रखोगे यहाँ पर। और मैंने बोला कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर रखोगे, ठीक है, या मीटर रखोगे, जो भी है। और उसके बाद आप यहाँ वैल्यू रखें, और के की वैल्यू आपको पता होती है, जो के की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 9.0 10 टू द पावर 9 कूलम 9। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इस Q को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये R इधर जाएगा और Q1 Q2 इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे हल्का छोटा सा बता रहा हूँ, तो K इक्वल टू क्या ऐसे आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बोलो ठीक है, दिख रहा है Q1 Q2 ऐसी तो आएगा। तो जरा इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं, तो F हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब कोई मीटर में होगा, तो अगर आप मीटर में होगी तो आप वैल्यू लिखोगे, क्योंकि हम एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम कूलम, तो कूलम कूलम क्या होगा कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी के की यूनिट, ये हो जाएगी के की यूनिट। तो यहाँ पर 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसकी यूनिट हो जाएगी। ये वैल्यू आपको पता होती है। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पता हो और आपको सेपरेशन पता हो, मतलब डिस्टेंस पता हो, तो आप इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हमारे पूरे करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके,